हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूमता है। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा अथवा स्थायी अवस्था स्टेशनरी ऑर्बिट या अलाउड एनर्जी लेवल्स अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तथा यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी ऊर्जा स्तर से उच्च स्थायी ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा तथा इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी ऊर्जा स्तर से निम्न स्थायी ऊर्जा स्तर में आने पर वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। बात आपके समझ में आ रही है? पहले बता दिया कि इसमें क्या हुआ कि एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे हैं? वृत्ताकार पथों में घूम रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। इन वृत्ताकार पथों को हम क्या कह रहे हैं? या तो हमने उसको कक्षा कहा या स्थायी अवस्था अथवा अलाउड एनर्जी लेवल्स कहते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी बात ये कि जब तक ये उस एनर्जी लेवल में रहेगा, अलाउड एनर्जी लेवल में, तब तक इसकी एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब ये लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का इमिशन करता है। यह परिवर्तन सतत नहीं होता, जैसा कि पहले हमने सीखा था कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये पैकेट या बंडल के रूप में होता है। ई ऊर्जा अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरणों को हम न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच या ई बराबर डेल्टा ई को हम लिखें E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो यहाँ हम इससे प्रदर्शित करते हैं अवशोषित और उत्सर्जित में E2 E1 आपस में चेंज हो जाएंगे। तो उस आधार पर हम देख लेंगे कि पहले जो स्थायी ऊर्जा स्तर है उसकी कितनी ऊर्जा है, दूसरी की कितनी है अवशोषण के समय और इसी प्रकार से उत्सर्जन के समय। और एच आप जानते हैं यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। और ये जो समीकरण दी गई न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच, इस समीकरण को बोर आवृत्ति का नियम भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दी गई स्थायी अवस्था में दिखाते हैं हम mvr बराबर nh अपॉन 2 ये भी बोर की एक अवधारणा थी। इस बात को ध्यान से समझें। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाएगा, उन्हीं ऊर्जा स्तरों में रहेगा जिनमें कि कोणीय संवेग का मान mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 होगा और यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 आदि हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 का पूर्णांक गुणज होता है। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाओं को n इक्वल टू 1 2 3 4 से व्यक्त करते हैं और इन पूर्णांकों को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे बात बिल्कुल समझ में आ गई कि हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं में चक्कर लगाएगा जिनमें उन्हीं स्थायी अवस्थाओं में चक्कर लगाएगा जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr बराबर nh अपॉन 2 होगी, n की वैल्यू पूर्णांक में होगी जो 1 2 3 4 इस प्रकार से हो सकती है। और ये जो 1 2 3 4 आदि है इनको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब इन मुख्य क्वांटम संख्याओं की त्रिज्याएँ अलग अलग होती हैं, है ना। जैसे जैसे दूर जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे त्रिज्या का मान भी बढ़ता चला जाता है। तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला दिया Rn इक्वल टू एन स्क्वायर A0। A0 फिक्स वैल्यू है जो है 52.9 पिकोमीटर। अब यहाँ n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रखते जाइए, आपको रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन से संबंधित ऊर्जा को En इक्वल टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ RH बराबर माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होता है। ग्राउंड स्टेट के लिए E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल 1 अपॉन 2 स्क्वायर, या आ गया इसकी वैल्यू माइनस 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज हैं जैसे He प्लस, Li2 प्लस, Be3 प्लस, इनके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? En इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये तो एक फिक्स वैल्यू है, Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ Z परमाणु क्रमांक है, इससे हम निकाल लेंगे कि परमाणु क्रमांक यहाँ रखते जाएंगे। He के लिए मानो 2 है, Li के लिए 3 हो जाएगा, Be के लिए 4 हो जाएगा और n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? एनर्जी निकाल लेते हैं। और त्रिज्या के लिए जैसे हमने फॉर्मूला कहा कि Rn बराबर होता है 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z पिकोमीटर, या हम जिसको हमने कहा था 0.529 से एंगस्ट्रम में। इसके बाद हम सीखेंगे बोर मॉडल की सीमाएं।
बोर ने मॉडल दिया, बोर ने मॉडल में बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रहा है, उन्हीं में लगा सकता है चक्कर जिनमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr बराबर h/2π है ना। और इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएगा तो एनर्जी का अवशोषण और उत्सर्जन करता है। ये सब बातें बोर ने बताई थी, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं थी, कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं। वो क्या हैं उनको देखें कि यह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के स्प्लिटिंग, जिसको हम स्टॉर्क इफेक्ट कहते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की स्प्लिटिंग, जिसको जीमान इफेक्ट कहते हैं, इसको समझाने में असफल रहा। क्या किया इन्होंने, ये स्पेक्ट्रमी हमें रेखाएं मिली, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस पर उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने लगाया मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने लगाया इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर ये स्प्लिट हो गई, उसको स्टार इफेक्ट का। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये जो लाइंस थी वो स्प्लिट हो गई, उसको उन्होंने जीमान इफेक्ट का। तो ये जो स्प्लिट क्यों हुई उसको ये बोर मॉडल नहीं बता पाया था। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर्स मिलती हैं डबलेट के रूप में, ट्रिपलेट के रूप में, तो वो भी ये समझाने में सफल रहा कि ये स्ट्रक्चर्स क्यों मिल रही हैं। और तीसरा कि यह परमाणुओं के द्वारा, रासायनिक आबंधों के द्वारा, केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा मॉलिक्यूल का कैसे निर्माण होता है, उसको भी बोर नहीं समझा पाए थे।